वेलकम स्पीच के लिए आदरणीय कर्नल नंद किशोर जी ढाका साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात इस मंच के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी और सम्मानित मेहमानों के सम्मान में रखें। बात शुरू करने से पहले एक बार जोरदार भारत माता की जय पुकारेंगे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही शानदार और जानदार कर्नल डिफेंस एकेडमी में आने के लिए, इसलिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद। आज हमारे बीच में अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया साहब यहां पधारे हैं। उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और कर्नल डिफेंस एकेडमी पर विशेष कृपा रखने वाले और मेरी रेजिमेंट के गौरव लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर सिंह, अति विशिष्ट सेना मेडल, जो हमारी रेजिमेंट के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट भी रहे हैं, और मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री सेक्रेटरी, जो हमारी आर्मी हेडक्वार्टर की सबसे बड़ी ब्रांचेज होती है, उनमें कार्य करने का बहुत लंबा अनुभव रहा है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का भी सर का लंबा अनुभव रहा है। आज हमें सानिध्य मिला इनका, मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं जनरल साहब का भी। हमारे बीच में कर्नल जोगेंद्र लांबा साहब भी हैं, और जब मैं 2010 में हेडक्वार्टर 61 सबेरिया में पोस्टिंग हुआ, तब से सर का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और हर मोड़ पे मुझे गाइड करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। सर भी पिछले 3 दशकों से शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं, और जिस प्रांगण में अभी हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसके काफी लंबे समय से 2 दशकों से अधिक समय से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में है। ऐसे ही बहुत सारी जो सुप्रीम और प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे बीच में ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह जी शेखावत, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल भी अपने साथ में है, जिन्होंने 21 जाट रेजिमेंट की कमांड किया, और 10 वर्षों की सेवा में जब ये जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉयड थे, उस समय ये 97 के आसपास की बात है, सिचुएशंस काफी गंभीर उस टाइम हुआ करती थी। उसमें ऑपरेशंस में कई आतंकवादियों को मार गिराने का टारगेट इन्होंने अचीव किया था, और उसी मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बावजूद 6 आतंकवादियों को मार गिराया। उसके उपरांत भारत सरकार ने उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया, और अपनी पलटन की कमांड करते वक्त नॉर्थ ईस्ट में, देश में नहीं दुनिया में, एक दिन में सबसे ज्यादा पौधारोपण का रिकॉर्ड करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, और इसके लिए भारतीय सेना ने उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया। मुझे भी ब्रिगेडियर साहब का सानिध्य 2010 में मिला, जब मैं यहाँ हेडक्वार्टर 16 सबेरिया में आया था। साहब वहाँ डायरेक्टर ECHS थे, और मेरे एक छोटे से निवेदन पे, हम सब उस क्षेत्र से आते हैं जहां सैनिकों की बड़ी विरासत है, डीडवाना, और जब शुरू में ECHS खुले थे तो केवल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में खुले थे। मैंने सर से निवेदन किया कि डीडवाना में नागौर जिले के एक्स सर्विसमैनों का 85% कंसेंट्रेशन है डेंसिटी वाइज, अगर हम देखें तो। इन्होंने तुरंत जो MD जनरल साहब है उनसे बात किया, और आउट ऑफ टर्न डीडवाना को ECHS पॉलिक्लिनिक दिया। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार है संपूर्ण डीडवाना की पूर्व सैनिक फ्रेटर्निटी की तरफ से भी। और डीडवाना में एक भव्य पूर्व सैनिकों का प्रोग्राम होगा, जिसमें आपको हम सम्मानित करेंगे, तब जाकर के आपका आभार हम व्यक्त कर पाएंगे। हमारे बीच में आगरा की धरती से चल करके श्री राजवीर जी खुशवा साहब हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सामाजिक कामों के लिए हर संडे ये इन सामाजिक कर्मों के लिए बच्चों की गाइडेंस के लिए देते हैं। आज भी इन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे बीच में पधारे हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इसके अलावा हमारे बीच में जो अभी हमारे बहुत प्रिय हैं और यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, कर्नल श्रवण जी रांडा साहब, मेजर जिसूग्राम साहब, मेजर GR चौधरी साहब, भंवरलाल जी जाखड़ साहब, सूबेदार मेजर डोडवाडिया साहब, और तमाम जो निजी लोग हैं, आप सब यहाँ पे पधारे हो। इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी आई है। आप लोग सब पधारे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको ये बताना देना चाहता हूँ कि मैं और मेरी संपूर्ण टीम हमारे युवाओं को भारतीय सेना में जाने के लिए प्रयासरत है, और भारतीय सेना में जाने के जितने भी ऑप्शंस हैं
एक छोटा बच्चा जब तीसरी क्लास क्लियर करता है तो हम उसको 4th क्लास में यहाँ हॉस्टल में एडमिशन ले लेते हैं और 4th, 5th, 6th, 7th और 8th के दौरान ही उन्हें सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की तैयारी करवाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, सैनिक और मिलिट्री स्कूल देश की सबसे बेहतरीन स्कूलें हैं जहां पे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। जब एक बच्चा वो स्टेज क्रॉस कर लेता है तो 9th, 10th, 11th और 12th के साथ में ही एनडीए फाउंडेशन के जरिए हम बच्चों को एनडीए रिटन एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं। हमारी सारी टीम, कर्नल वाईपी सिंह सर, कर्नल महेंद्र सिंह जी ढाका, मेजर एनआर थाकन, कैप्टन बुगालिया और सारे के सारे जो हमारी टीम है वो 24 घंटे समर्पित भाव से लगी रहती है। उसी का परिणाम है कि आज हर वर्ष सैकड़ों युवा प्रतिवर्ष, वो चाहे भारतीय वायुसेना हो, चाहे भारतीय नौसेना हो, चाहे भारतीय सेना हो, उसमें सिलेक्शंस देते हैं। और अभी जो हमने एक संकल्प लिया है कि हमारा एक ही सपना, हर गांव ढाणी से अफसर हो अपना, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। वो प्रयास बखूबी कोचामन सिटी में भी चल रहे हैं और वो प्रयास बखूबी गुलाबी नगरी जयपुर में भी चल रहा है, जहां पे इस कैंपस में ये फुल्ली रेजिडेंशियल कैंपस है। अगर भांकरोटा का भी कोई बच्चा है तो उसे कैंपस में ही रहना होगा, लेकिन जो जयपुर शहर के बच्चे हैं उनके लिए भी हमने एक व्यवस्था की है। वैशाली नगर में जो आम्रपाली सर्कल है उसके पास में एक वैभव टावर है जिसको आइनॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके फर्स्ट फ्लोर पे उन बच्चों के लिए जो एनडीए के लिए प्रयासरत है, अभी 10th किया है तो उसको 11th और 12th के साथ में वहां फाउंडेशन भी चलाते हैं, एनडीए रिटन एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, एसएसबी की तैयारी करवाते हैं। उसके अलावा जिस बच्चे का एनडीए से एज निकल चुका है या वो ग्रेजुएशन कर रहा है तो उनको सीडीएस, एफकेट, आईनेट और जितनी भी फौज में ऑफिसर्स की एंट्रीज है, वो चाहे टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं, एनसीसी एंट्री स्कीम है, चाहे वो टेक्निकल एंट्री स्कीम है, चाहे वो टेक्निकल ग्रेजुएट्स है, उन सब के लिए जो एसएसबी का तैयारी है वो कर्नल वाईपी सिंह साहब के मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम लगी हुई है। इसलिए आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि डिफेंस सर्विसेज के लिए जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब के ऊपर हमारी टीम अच्छा काम कर रही है। और 2 दिन पहले जो हेडक्वार्टर 16 सबरिया के जीओसी हैं, जनरल साहब से भी मेरी बात हुई। आज किन्हीं कारणों से वो आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे जो जवान हैं, जेसीओज हैं, आप यहाँ आकर के उनको जानकारी दीजिए। तो मैंने उनको बोला कि जो मिलिट्री स्कूल है उसमें जो सेवारत या पूर्व सैनिक हैं, जेसीओज और जवान, उनके बच्चों के लिए इफेक्टिवली 90% आरक्षण है, लेकिन दुर्भाग्य से 90% जवानों को इस बात का पता नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना इस चीज का फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो उन्होंने विशेष रूप से बोला है कि एक दिन आप हमारे पूरे स्टेशन के जितने भी जवान और उनकी फैमिलीज हैं उनको इस बारे में बताएं। आपके बीच में भी कई सेवारत सैनिक आज आए हुए हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी सेवारत सैनिक का बच्चा अगर किसी हॉस्टल में रहता है तो उनको 85,000 रुपये हॉस्टल सब्सिडी के रूप में मिलता है, तो बहुत बड़ी रिलीफ मिल जाती है। पॉकेट से केवल 20-25 हजार रुपये लगते हैं और बच्चे का चयन हो जाता है। बहुत बड़ी व्यवस्था भारतीय सेना ने दे रखी है। भारतीय सेना की तो इतनी सारी लंबी लिस्ट है कि बताने लग जाऊंगा तो शाम हो जाएगा और फिर भी पूरी चीजें मैं बता नहीं पाऊंगा। शॉर्ट में मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि यहां पे सारे बैचेज शुरू हो गए हैं और मैं हमेशा बच्चों को कहता रहता हूं, सफलता उन्हें नसीब होती है जो भीड़ से 2 कदम आगे होते हैं, और भीड़ से वही 2 कदम आगे होंगे जिन्होंने शुरुआत पहले कर ली हो। इसलिए जो भी युवा इस दिशा में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप भी, आपके जरिए भी उनको मार्गदर्शन दिया जा सकता है। ब्रिगेडियर साहब जो अग्निपथ वाली बात कह रहे थे कि जब सरकार कोई फैसले लेती है तो उसके पीछे काफी रिसर्च और काफी कंसल्टेशंस, और इस मामले में भी पिछले 2 सालों से कंसल्टेशंस चल रहा था। और जैसे दुविधा क्या है, कई बार मैं कुछ कहना चाहता हूं और अगला उसी चीज में अगर समझा नहीं तब दिक्कत आ जाती है। अब हमारे युवा परेशान इसलिए दिख रहे हैं
कि उनको जो इनपुट मिला उस हिसाब से मिला कि जी 75% तो वापस फौज 4 साल बाद में वो कर देगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एनुअल इनटेक है, वार्षिक जो भर्तियां होती है सेना की, वो 20 से 25 हजार के बीच में होती है। अभी जो सरकार ने 46 हजार की घोषणा की है और जो साल में 2 बार करने की हुई, तो 46 मेजर साहब कितना 92 हजार हो गए। 92 हजार में से 25% रखेंगे तो कितना 23 चौका 92, पहाड़े हमारे को यही सिखाए थे ना नरसराम साहब, तो 23 हजार तो रिटेन रहेंगे। तो जितनी एनुअल वैकेंसीज या रिक्रूटमेंट्स नॉर्मली बिफोर दिस अग्निपथ योजना हो रहा था, वो तो 25% रह रहा है। ये 75% तो ओवर एंड अबव है, सो दैट देश के जो नागरिक है 4 साल तक उन्हें सेना की ट्रेनिंग मिले, प्रशिक्षण मिले, और उनके अंदर जो एक सैनिक का जो जुनून होता है अनुशासन के रूप में, एक अनुशासन सिंसियरिटी के रूप में, डेडिकेशन, कमिटमेंट, उसकी निष्ठा, समर्पण, ये सारी चीजें 4 साल में उसके अंदर इंस्टिल हो जाती है और वो फिर ताजिंदगी रहती है। वो चाहे सेना में रहे और चाहे बाहर किसी भी फील्ड में काम करे, उसके अंदर का सैनिक नहीं निकल सकता। कई लोग ऐसी संभावनाएं जता रहे हैं कि आने के बाद में फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कभी भी किसी भी ऐसी तो बात है नहीं कि अभी 4 साल के बाद में यही सैनिक आएंगे। कई सैनिक है बिकॉज ऑफ द मेडिकल प्रॉब्लम्स या किसी अन्य कारणों से 3 साल 4 साल 5 साल में करके और आते हैं। एक भी आपको ऐसा नहीं मिला होगा जो असामाजिक तत्वों का जिसने कहीं सहयोग किया हो या ऐसा किया हो, वो बिल्कुल ही सोच नहीं सकते। ये अभी तक जो युवा यहाँ पे सिविल में है, जिसको वो अनुशासन, निष्ठा, समर्पण, डेडिकेशन का पाठ नहीं पढ़ाया गया है, उससे ये भूल हो सकती है शायद, लेकिन जो 4 साल सेना का हिस्सा रह गया है वो ये चूक, ये भूल कभी नहीं करेगा, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए आपके जरिए युवाओं को एक ये आपको बताना है कि ये एक शानदार व्यवस्था है। जितनी इनटेक वार्षिक रिक्रूटमेंट जितना होना था वो तो 25% में ही है। दूसरी बात, ये जो बच्चे पीछे बैठे हैं हमारे, अब चूंकि ये एक सिस्टमेटिक प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो इनका उस 25% में आना निश्चित है। मतलब अब जो बच्चा भर्ती होने के लिए जो मेहनत करता है उसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। तो ये भ्रांतियां जो हमारे समाज में या हमारे बच्चों में फैली हुई है, आपके जरिए ये भ्रांतियां दूर हो सकती हैं। मैं एक बार आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप अपने अमूल्य समय में से समय निकाल करके यहां पधारे हैं, और आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।